हेलो बच्चों, आज हम कॉन्टैक्ट फोर्स में स्टैटिक फ्रिक्शन के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले के लेक्चर में मैंने आपको पढ़ाया था कि काइनेटिक फ्रिक्शन क्या होता है। अगर आपने वो वाली वीडियो नहीं देखी है तो आपको यूट्यूब पे सिर्फ सर्च करना है काइनेटिक फ्रिक्शन बाय मैगी क्लासेस। आपको एक बढ़िया सी मज़ेदार सी वीडियो मिल जाएगी और आपको वो अच्छे से पढ़ लेनी है। ठीक है, तो कॉपी पेन निकाल लो और पेटी पैक होके बैठ जाओ। स्टार्ट करते हैं अपना खूबसूरत सा टॉपिक कॉन्टैक्ट फोर्स। और इसमें टॉपिक कौन सा है हमारा? स्टैटिक फ्रिक्शन। ठीक है, पिछली बार हमने क्या देखा था? हमने ये देखा था कि सरफेस के साथ ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है, लगातार मोशन में। अब जाहिर सी बात है, सरफेस के साथ ऑब्जेक्ट मोशन में, तो मोशन आगे हो रहा है और मोशन को रजिस्ट करने के लिए जो मोशन को रोकेगा वो कौन सा होगा? काइनेटिक फ्रिक्शन। अब हम क्या देखेंगे? अब हम देखेंगे कि कोई सरफेस है और उसके ऊपर ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। ठीक है, मान लो ये सरफेस है और इसके ऊपर मैंने मार्कर रख दिया। ठीक है, तो मैं इस पर जब तक फोर्स अप्लाई नहीं करूंगा ये खुद से तो मूव करेगा नहीं। ठीक है, या तो इसकी कंडीशन ये होनी चाहिए कि मैंने इस पर रखा, ठीक है, और जो ये स्लिपरी कॉन्टैक्ट होना चाहिए, मतलब जैसे ही रखा ये अपने आप स्लिप होना स्टार्ट कर जाए। इसके लिए कंडीशन क्या होगा? या तो इस पर हम ऑयल डाल दें, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, जो फ्रिक्शन फोर्स होगा वो कम लगेगा और मोशन क्या हो जाएगा? ज़्यादा हो जाएगा। समझ में आया? क्लियर हो गया? तो यहाँ पे बात करते हैं। सबसे पहले हम एक सरफेस कंसीडर करेंगे। ये रहा सरफेस, इसके ऊपर रखा ये ऑब्जेक्ट जिसका मास m है। जाहिर सी बात है ये ऑब्जेक्ट इस सरफेस के साथ कांटेक्ट में, तो ये सरफेस को प्रेस कर रहा होगा, तो सरफेस इस पे एक नॉर्मल फोर्स लगाएगी अपवर्ड डायरेक्शन में n। ठीक, आई बात समझ में? अब जाहिर सी बात है ये रेस्ट में, तो इस पे एक स्टैटिक फ्रिक्शन लगेगा Fs। ठीक, अब फोर्स अगर हम ऐसे लगा रहे हैं, देखो फोर्स अगर इधर लगा रहे हैं तो स्टैटिक फ्रिक्शन इधर लगेगा। अगर हम फोर्स इस डायरेक्शन में लगा रहे हैं तो स्टैटिक फ्रिक्शन अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। मतलब फ्रिक्शन हमेशा क्या करता है? मोशन को अपोज करता है, रोकता है। तो जिस डायरेक्शन में फोर्स लगाएंगे उसके अपोजिट डायरेक्शन में हमेशा क्या करेगा? फ्रिक्शन एक्ट करेगा। इतना क्लियर हो गया? कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब यहां पे देखो कंडीशन मैंने क्या बताया था? इफ द टू बॉडीज ऐसे लिखो, ऐसे इफ द बॉडी एंड द सरफेस आर इन कॉन्टैक्ट, और दोनों कॉन्टैक्ट में है, तो यहां पे कॉन्टैक्ट फोर्स लगेगा द वेक्टर सम ऑफ ठीक है, द वेक्टर सम ऑफ दीज टू फोर्सेस क्या हो जाएगा? तो कॉन्टैक्ट फोर्स किसके बराबर होगा? यहां पे होगा फोर्स ड्यू टू स्टैटिक फ्रिक्शन और नॉर्मल फोर्स के बराबर। पिछली बार हमने क्या देखा था? जो C बराबर क्या था? Fk प्लस नॉर्मल फोर्स। ठीक है, अब कंडीशन देखो यहां पे। अब सबसे मजेदार चीज आएगी यहां पे। अगर हम ऑब्जेक्ट पे फोर्स अप्लाई नहीं करेंगे, जो ये ऑब्जेक्ट रखा है इस पे फोर्स अप्लाई नहीं करेंगे, तो यहाँ पे स्टैटिक फ्रिक्शन क्या होगा? 0 बटा सन्नाटा। मतलब ऑब्जेक्ट पे कोई स्टैटिक फ्रिक्शन लाई नहीं करेगा। लेकिन सपोज करो इस ऑब्जेक्ट पे मैं फोर्स अप्लाई कर रहा हूँ, ठीक है, फोर्स अप्लाई कर रहा हूँ इस डायरेक्शन में, तो जैसे ही मैं फोर्स इस पे लगाऊंगा जो स्टैटिक फ्रिक्शन होगा, देखो बेटा यहाँ पे देखो, Fs क्या है हमारा? स्टैटिक फ्रिक्शन। ये बिगर एंड बिगर होता जाएगा जैसे ही मैं क्या करूंगा? फोर्स अप्लाइड करूंगा, अप्लाइड फोर्स। ठीक है, ध्यान से समझो। जैसे ही मैं इस पे फोर्स दूंगा, फोर्स अप्लाई करूंगा इस ऑब्जेक्ट पे, वैसे ही ये क्या करेगा? अपोज करेगा किसकी? अप्लाइड फोर्स के मोशन को। हम फोर्स दे रहे हैं, लेकिन जैसे ही फोर्स देंगे तो जो स्टैटिक फ्रिक्शन है ये अपनी मैक्सिमम वैल्यू को रीच करेगा। लेकिन जैसे ही हम अप्लाइड फोर्स इस फोर्स ऑफ फ्रिक्शन से, ठीक है, फोर्स ड्यू टू स्टैटिक फ्रिक्शन से हम क्या करेंगे? अप्लाइड फोर्स मैक्सिमम कर देंगे। ठीक, अप्लाइड फोर्स क्या हो जाएगा? अप्लाइड फोर्स मैक्सिमम कर देंगे, तो ये ऑब्जेक्ट क्या करना स्टार्ट कर देगा? स्लिप करना स्टार्ट कर देगा, या ऑब्जेक्ट जस्ट बिगिन टू स्लिप होने लगेगा, या जस्ट बिगिन टू मूव। ठीक है, अब कंडीशन आती है कि जो फोर्स ड्यू टू स्टैटिक फ्रिक्शन है या स्टैटिक फ्रिक्शन है,
ये अपनी मैक्सिमम वैल्यू कितना रीच करता है। यहाँ पे समझने वाली चीज ये है कि जैसे ही अप्लाइड फोर्स हम देंगे ऑब्जेक्ट पे, फोर्स अप्लाई करेंगे, तो जो स्टैटिक फ्रिक्शन है वो अपनी मैक्सिमम वैल्यू को रीच करेगा। ठीक है, अब कंडीशन आती है कि मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है स्टैटिक फ्रिक्शन की। ठीक है, तो यहां पे लिखेंगे द स्टैटिक फ्रिक्शन वेरी इन मैग्नीट्यूड between 0 and some possible maximum possible value, maximum possible value, ठीक है, and the maximum possible value and the maximum possible value is given by फोर्स लॉ। अब देखो यहां पे, अच्छा मैंने ये बताया था काइनेटिक फ्रिक्शन में, मैंने बताया था कि जो एफ के है काइनेटिक फ्रिक्शन वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है नॉर्मल फोर्स के, या कह सकते हो मैग्नीट्यूड ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नॉर्मल फोर्स। ठीक है, अब यहां पे बात किसकी हम कर रहे हैं, स्टैटिक फ्रिक्शन की। तो स्टैटिक फ्रिक्शन, द मैग्नीट्यूड ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अप्लाई नॉर्मल फोर्स ड्यू टू द सरफेस। ठीक है, अब जाहिर सी बात है ये कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाएंगे हम, तो यहाँ पे एक कांस्टेंट आ जाता है जिसको बोलेंगे म्यू एस, और ये हो जाएगा एन। अब म्यू एस क्या है यहाँ पे, कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। इतना समझ में आया, नोट करो इसको। ठीक है, ये किसके द्वारा दिया गया, फोर्स लॉ के द्वारा। ठीक है, फोर्स लॉ ये बताता है कि स्टैटिक फ्रिक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड नॉर्मल फोर्स ड्यू टू द सरफेस। समझ में आया, सरफेस क्या करेगा, ऑब्जेक्ट पे एक नॉर्मल अपवर्ड फोर्स लगाएगा क्योंकि वो कैसा है, कांटेक्ट में है। क्लियर हो गया। अब प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाएंगे तो क्या आएगा, म्यू एस। इतना क्लियर हो गया। नोट करो फिर फटाफट रफ करें। देखा, रफ कर देंगे। देखो कंडीशन समझो। अब यहां पे नोट डाल के एक पॉइंट लिखना, म्यू एस इज स्लाइटली बिगर देन म्यू के। कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन इज स्लाइटली बिगर देन कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। लिख लो, यहां पे लिखो कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन इज स्लाइटली बिगर देन काइनेटिक फ्रिक्शन। इतना समझ में आया। अब देखो इंपॉर्टेंट चीज बता रहे हैं यहां पे, समझो फिर से। ये ऑब्जेक्ट रखा है इस पे, ठीक है, सरफेस पे। ये क्या है, सरफेस है। ये ऑब्जेक्ट है एम मास का। जाहिर सी बात है बच्चों, जितना हैवी ऑब्जेक्ट होगा, मतलब जितना mg डाउनवर्ड होगा, उतना ही ये क्या करेगा, सरफेस को, जितना ज्यादा इसका वेट होगा, वेट किसके बराबर होता है, mg के बराबर। ठीक है, जितना हैवी ऑब्जेक्ट होगा उतना ही वो सरफेस को क्या करेगा, प्रेस करेगा, उतना ही ज्यादा उस पर क्या होगा, नॉर्मल फोर्स होगा, और उतना ही ज्यादा क्या होगा, उसका फ्रिक्शन होगा, मींस स्टैटिक फ्रिक्शन होगा। आई बात समझ में, मतलब उतना ही ज्यादा हमको फोर्स देना पड़ेगा उसको मूव कराने के लिए। आई बात समझ में, क्लियर हो गया। लिखो यहां पे नोट डाल के एक पॉइंट लिखो, हैवियर द ऑब्जेक्ट, heavier the object, greater will be its normal force। अच्छा, ये नॉर्मल फोर्स लगा कौन रहा है, सरफेस लगा रहा है ऑब्जेक्ट पे। ठीक है, ग्रेटर विल बी इट्स नॉर्मल फोर्स एंड ग्रेटर विल बी इट्स
स्टैटिक फ्रिक्शन। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो अभी लिखाया मैंने, ठीक है। जितना समझो कैसे, देखो जितना हैवी ऑब्जेक्ट होगा वो उतना ही सरफेस को क्या करेगा, दबाएगा, मींस उतना ही प्रेशर वो एक्सर्ट करेगा इस पे, सरफेस पे। तो सरफेस क्या करेगा, एक्शन रिएक्शन फोर्स लग रहा है, तो सरफेस क्या करेगा, उसी ऑब्जेक्ट पे एक नॉर्मल अपवर्ड फोर्स लगाएगा, ठीक है। और वो ऑब्जेक्ट सरफेस पे क्या करेगा, नॉर्मल डाउनवर्ड फोर्स लगाएगा। आई बात समझ में, क्लियर हो गया। अब इससे होगा क्या, जितना हैवी ऑब्जेक्ट उतना ही ज्यादा फोर्स देना पड़ेगा। अब उतना ही ज्यादा फोर्स देंगे तो उस फोर्स को रोकने के लिए जो फ्रिक्शन लगेगा वो उतना ही ज्यादा होगा। क्लियर हो गया या नहीं हो गया, बात समझ में आई, क्लियर टॉपिक। आज के लिए इतना ही रखते हैं, ठीक है।